ट्रम्प साहब का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने वहां रुकवाया है ट्रेड की धमकी देके। एक बार नहीं 11-12 बार बोल चुके हैं। तो आप बोलिए ना ट्रम्प साहब झूठ बोलते हैं। सरकार की तरफ से बयान जारी कर दीजिए कि ट्रम्प झूठ बोलते हैं। हमारे साथ ना श्रीलंका खड़ा है ना हमारे साथ, जो नेपाल मेरे साथ खड़ा होने वाला देश हुआ आज हमारे साथ आंखें दिखाता है। सोचिए आप, चाइना तुम्हारा दुश्मन है, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है ही। उसके अगल बगल देश देख लो हमारे साथ कौन खड़ा है, बांग्लादेश, वो भी हम पे कभी बीच में रिश्ते ठीक ठाक हुए फिर आंखें तेरने लगा। आप बताइए कौन। देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरब, मालदीव, यूएई, भूटान, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री, ये लिस्ट है पूरी। कुछ भी। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और एलजेपी प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी को भारत की विदेश नीति पर झूठ बोलते हुए एक्सपोज करते हुए। दोस्तों, इन झूठे प्रवक्ताओं का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व के आधे से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े थे, जिस पर अनुराग भदौरिया ने इन झूठे लोगों को ऐसा बेनकाब किया कि दोनों की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस डिबेट को। दोस्तों, ऐसे ही और डिबेट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चालू करो बे। अनुराग जी, आपके साथ शुरू करते हुए, क्या ये ऐसा वक्त नहीं है जब पूरे भारत को एक आवाज में बोलना चाहिए? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि विपक्ष इस बात से खुश नजर आता है कि भाई हम यहां फेल हो गए? भाई अगर कोई कंट्री किसी पर अटैक करता है, आप ही बताइए, कोई दूसरा देश उसकी बड़ाई करेगा कि बड़ा अच्छा किया, पाकिस्तान को मार दिया। ऐसे मामलों में क्या कूटनीतिक तौर पर न्यूट्रलिटी भी, कि उस आक्रमण के खिलाफ नहीं बोलना, आपका समर्थन होता है? अभी पता चलेगा। हम तो देश के साथ हमेशा खड़े रहे। जब पाकिस्तान ने और हमारे हिंदुस्तान का जिस तरह से वार हुआ, तो क्या विपक्ष नहीं खड़ा था साथ में? क्या विपक्ष साथ नहीं था? विपक्ष तो पूरी तरह से साथ था और सरकार से कह रहा था आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब आप समीक्षा करेंगे तो आप पूछेंगे ना कि बुरे वक्त में तो दोस्त काम आते हैं ना। फिर वो दोस्त कहां थे जिनको दोस्त बताती थी भारतीय जनता पार्टी की? कूटनीति काम आनी चाहिए थी ना उस समय। तो ट्रम्प साहब का तो अभी आपने 2 बार पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो ट्रम्प ही नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो। अरे ट्रम्प साहब का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने वहां रुकवाया है ट्रेड की धमकी देके। एक बार नहीं 11-12 बार बोल चुके हैं। तो आप बोलिए ना ट्रम्प साहब झूठ बोलते हैं। सरकार की तरफ से बयान जारी कर दीजिए कि ट्रम्प झूठ बोलते हैं। ये हुई ना बात। दुनिया की बातें आपने बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कनाडा से कब हमारे रिश्ते खराब अच्छे थे, आज तो रिश्ते कितने खराब है सोचिए आप। वो तो कभी कभी खालिस्तानी को भी सपोर्ट करने लगे। और अगर देशों की तो बात ही मत कीजिए। हमारे साथ ना श्रीलंका खड़ा है ना हमारे साथ, जो नेपाल मेरे साथ खड़ा होने वाला देश हुआ आज हमारे साथ आंखें दिखाता है। सोचिए आप, चाइना तुम्हारा दुश्मन है, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है ही। उसके अगल बगल देश देख लो हमारे साथ कौन खड़ा है, बांग्लादेश, वो भी हम पे कभी बीच में रिश्ते ठीक ठाक हुए फिर आंखें तेरने लगा। आप बताइए कौन ऐसी कंट्री थी जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, कौन देश खुल के साथ आया? बस इतना बता दीजिए आप, जिसने खुल के समर्थन किया और अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंक फैलाता है, जो पाकिस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है। कौन देश भारत के साथ खड़ा हुआ? कूटनीति तो यही देखी जाएगी। और कूटनीति कहां देखी जाएगी? और तो कूटनीति किसी चीज में देखनी जाएगी। आपका कौन सा देश आपके साथ काला धन वापस लाने में सहयोग कर रहा है, जरा बता दीजिए आप। रूस जो हमारे साथ होता था हमेशा से, वो तक पाकिस्तान की बात करने लग गया, वो तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात करने लग गया। जो रूस जिसको परंपरागत हमारे साथ हुआ करता था, उसकी बात कर लीजिए आप दुनिया की बातें गिनाई आपने, टर्की की गिनाई, इजराइल की गिनाई, फिलिस्तीन की गिनाई, इतनी सारी बातें आपने गिनाई। मैं तो सिर्फ सीधा सा सवाल है, ट्रम्प साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? ये बयान क्यों नहीं करते? दूसरा, हमारे बुरे वक्त में कौन मेरा दोस्त था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ बताइए, लिस्ट निकालिए। विपक्ष सत्ता के साथ तो खड़ा हुई, क्योंकि देश हमारा सबका है। हाँ। वो कह रहे विपक्ष ने तो साथ दिया, लेकिन आपको इंटरनेशनली किसी ने लिस्ट निकालिए, कौन से देश ने साथ दिया? बोलिए सर। देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरब, मालदीव, यूएई, भूटान, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री, ये लिस्ट है पूरी। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। देखिए, गुमराह करने को आप करते रहिए, लेकिन देश की जनता समझ रही है और पूरा विश्व समझ रहा है कि भारत जो है एक आर्थिक महाशक्ति है और टारगेट भी फिक्स किया हुआ है कि 2047 में विश्व गुरु बनना है। उस क्या बात कर रहे हैं? उसी के लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है, उसी पे पिछले 11 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और काम का रिजल्ट भी आ रहा है। ऐसे ही नहीं चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसके पीछे समर्पण है, इच्छा शक्ति है, विजन है और एग्जीक्यूशन टाइमली है। जब ये सब चीजें होती हैं तभी विश्व में कोई देश किसी के साथ खड़ा होता है। अभी आपने इन्होंने अभय दुबे जी ने बड़ा अच्छा कहा
कि पाकिस्तान को जो है नहीं वो परमानेंट मेंबर बनाने जा रहे। अरे कहां पाकिस्तान पिद्दी का शोरबा और कहां हम लोग 140 करोड़ के जो चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व में, मतलब दोनों को कंपेयर करोगे? हाथ धो गई भाई। देश को भी बदनाम करने में तैयार हो गए, सेना को बदनाम करने में तैयार हो गए, विदेश मंत्री को मुखबर बोल दिया, गद्दार बोल दिया और पहले ही अनाउंस कर दिया कि विदेश नीति तो पंचर हो चुकी है। ये ऐसे होता है? आप देश की समर्थन में खड़े हो, देश का नाम चाहते हो, या मोदी विरोध में देश के भी पीछे पड़ जाओगे? हमारी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि कैसे ये कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति पंचर हो गई। अगर विदेश नीति हमारी कामयाब ना होती तो आज विश्व में हम चौथे नंबर पे नहीं होते, लोग हमारी बातें नहीं करते होते कि डेवलपिंग कंट्री होने जा रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और समावेशी विकास के साथ है। देश में पिछले 11 सालों में कौन सा ऐसा सेक्टर है देश में जिसका विकास नहीं किया है? चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गांव हो, सबके लिए काम कर रहा है इस देश। और अब सुधांशु जी आपके पास वापस आते हुए देखिए, दो बातें, G7 का पंच और साइप्रस बहुत बड़ा कामयाबी को, दोनों पे अब सवाल है कि G7 पे वैसे भी भारत को आमंत्रित किया ही जाता था, तो इसमें बड़ी कामयाबी क्या हो गई? और यहां पर जब ट्रंप से सामना होगा आपके पास रियल टाइम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो देखिए भारत सरकार अपना रुख साफ कर रही है, हमारा विदेश मंत्रालय साफ कर रहा है, हमारी आर्मी ने की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 14वीं बार 13वीं बार लगातार हर जगह बोल रहे हैं। ये आपके लिए एक रियल चैलेंज होगा वहां पर, उस पर आप एक ट्रंप पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए जो अनुराग जी भी पूछ रहे थे। और दूसरा साइप्रस को लेकर, मतलब हम यहां से क्या नीति मतलब हमारी क्या स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी क्या करेंगे हम, क्योंकि हम क्या तुर्की और चाइना का भी खुलकर नाम नहीं लेने से कतरा रहे हैं? देखिए, जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की बात है, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था, पता नहीं भदौरिया जी उस बात को समझे या नहीं समझे। उनके बयान पे भरोसा है या नहीं है तो पूरा करो, नहीं है तो पूरा मना कर दो। भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ये जो पिक एंड चूज आप करते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो 31 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रू सोशल पर यह भी लिखा हुआ है कि जो बाइडेन जो है वो तो 2020 में खत्म हो गए थे और उसके बाद से अमेरिका की जनता जिसको राष्ट्रपति समझती रही है वो तो एक रोबोटिक क्लोन है। अब क्या इनको भरोसा है इस पे? वैसे अंजना जी, इनको इन पे ही भरोसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो वो ना, राहुल गांधी ने कहा था, वो जो तुम देख रहे हो ना राहुल गांधी, वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। अब एक दूसरा राहुल गांधी जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि उन बयानों पे आपको कितना, अगर यकीन है तो मैं आपकी बात पे बात करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं हो सकता है आप एक हिस्सा उनका लेंगे और एक हिस्सा भारत का लेंगे और फिर सवाल पूछेंगे। ये मैंने सिर्फ कहा था। अब आते हैं टर्की के मुद्दे पे। अंजना जी, टर्की के साथ इनकी नीति की मोहब्बत बहुत पुरानी है कांग्रेस पार्टी की। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जैसा आपने भी बोला, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से खलीफत खत्म हुई थी, मगर आपको पता है वो इस्लामी खलीफत रेस्टोर की जाए उसके लिए आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था। किसने समर्थन किया था? कांग्रेस पार्टी ने। और विनम्रता से कहना चाहता हूं महात्मा गांधी ने भी किया था। और यही वो चीज थी जहां से भारत के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हुआ कि भारत के मुसलमानों को देश के बाहर से उनकी भावनाएं जोड़ दी गई। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दी, उससे मजेदार बात क्या हुई कि टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा आ गए और वहां की जनता ने कहा हमें खलीफा नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और ये लोग कह रहे थे खलीफा चाहिए टर्की में। तो ये याराना बहुत पुराना है, फिल्मी डायलॉग होता था ना, बहुत पुराना याराना लगता है, तो वो दिखाई पड़ता है। और इनकी विदेश नीति की सोच कितनी संकुचित और कितनी अंदरूनी राजनीति के वोट बैंक से प्रेरित थी, ये इसका प्रमाण है। अब दूसरी बात अभय दुबे जी ने कही चाइना के साथ इंगेजमेंट, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बाकी इंगेजमेंट तो है अभय दुबे जी, जरा चाइना के साथ जो आपकी पार्टी का इंगेजमेंट है वही बता देते, अन्यथा बता देते वो कौन सा इंगेजमेंट था, जो करार था कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए, मगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुलाए गए, मगर सोनिया जी और राहुल जी नहीं बुलाए गए, पूरा गांधी परिवार बुला के स्टेट गेस्ट के रूप में रखा गया। जो लोग सांसद भी नहीं थे उन्हें भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ये कौन से करार का चमत्कार था, जरा वो तो बता दीजिए, तब देश की जनता जानना चाहती है। अब मैं दूसरी बात सुधांशु जी, मैं वापस आपको खींच कर ला रही हूं, एक सेकंड सर, आप कनाडा पर भी बोल दीजिएगा, लेकिन मौजूदा सरकार की एक अलग इक्वेशन माना जाता था ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ऐसे में क्या आप लोग बैक एंड चैनल से अगर कुछ कर रहे हैं कूटनीतिक उसके लिए, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ना, हम इधर कह रहे हैं कि हमने उसकी बात नहीं मानी, वो उधर बोलते चल रहा है हर जगह कि हम चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमने तो व्यापार के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग की है। इस पर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? और ये आम लोग भी पूछते हैं। गुड क्वेश्चन आजना जी, बिल्कुल मैं उसका भी इस पर अब जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप का बयान देखें तो आइए, ट्रंप का पहला बयान, मैं बिल्कुल 8 मई को ट्रंप का पहला बयान आता है, 7 मई को हमने कार्रवाई शुरू की। वो क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? टिट का मतलब जैसे को तैसा, यानी उन्होंने माना कि पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, भारत ने उसके बाद ठोक दिया, अब रुक जाना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करना है। उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया,
अब ये खबर आई कि सरगोदा का बेस जहां पर ये माना जाता है, हमें नहीं पता कि रखे हैं कि नहीं, माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे हैं, और जिसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गया। और इसके बाद ये खबर आई कि अमेरिका का एक जहाज गया वहां पर न्यूक्लियर लीक की जांच करने के लिए। 14 मई को कोई जाकर चेक कर ले। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है, तो विदेश विभाग का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू के बाहर है। अब आप ये समझिए कि यदि यह माना जाए कि वहां पर किसी प्रकार की न्यूक्लियर लीक की संभावना थी, तो सरगोदा भारत की सीमा से सिर्फ 177 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर प्रॉब्लम जो रेडिएशन होता तो हमारे से बचने वाला नहीं। अगर मानना, मैं नहीं कह रहा हूं ये क्या सच है, अगर मानना है तो फिर उनकी पूरी बात मानो, विदेश विभाग की भी बात मानिए, ठीक है अनुराग जी, उसी बात में अभय जी आप ही के पास आऊंगी। अनुराग जी और तब मानिए जब विदेश मंत्री अब तू गया बेटा, मंत्रालय कह रहा है 10 में से एक चीज को एक मानूंगा, अच्छी बाकी बात, को नहीं। एक अच्छी बाकी को नहीं मानूंगा, ये कैसे चलेगा? अनुराग जी इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं स्पेसिफिक जवाब, मैंने बिल्कुल माना कि हमारे देश की सेना ने, फौज ने ठोका है, घुस के मारा है, बिल्कुल मान रहा हूं। कौन नहीं मान रहा इस बात को? लेकिन तो आप मानने को तैयार नहीं, लगता है या विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहे हो, पार्ट 3 भी लेके आया। गुरुजी आपको ट्रम्प भरोसेमंद लगता है या अपना विदेश मंत्रालय? बात करता हूं तो ये मैं कह रहा हूं, तो ये बोले ना, सरकार बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। हमें क्या दिक्कत है? हम तो यही चाहते हैं ना कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ट्रम्प झूठ बोल रहा है कि मेरी सेना पे नहीं, मुझे सेना पे भरोसा है, मेरी सेना ने ठोका है, बिल्कुल सही है। ट्रम्प ने जो बोला कि घुस के मारा है, ठोका है, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन ये बताइए ना कि सरकार क्यों नहीं बोलने को तैयार है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं? बोले ना सरकार, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं आपको कि पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए। अरे हम पार्ट पढ़ने थोड़ी आए यहाँ पे, आपसे पूछने आए हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। ये सरकारी बयान क्यों नहीं जारी करते? ट्रम्प देश की बात तो सही है। जी, और मैं सुधांशु जी आपसे एंड में अब जवाब सुनती हूँ। एक बार जल्दी से अरविंद जी बोल रहे हैं और अभय जी बोल रहे हैं, फिर आपसे लेंगे। जल्दी से अरविंद जी 2-3 लाइन में। अब ये मतलब वो साफ इनकार कर रहे हैं क्योंकि पब्लिकली बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ना ट्रम्प। बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ट्रम्प देखो, एक इनको बात विरोधियों को समझनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों को, कि एक डिप्लोमेसी की भाषा होती है। जब इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशन होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री, उसने ट्रंप के बयान का कॉग्निजेंस नहीं लिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और देखिए अभय जी इसी पर जल्दी से। अभय जी, डिप्लोमेसी की एक अपनी भाषा होती है। आपकी सरकार, पार्टी तो सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, आपको भी पता है कि ऐसे आप मतलब कितना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अभय जी को आवाज नहीं जा रही है। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए 2 लाइन में। हाँ, 2 लाइन में कह देता हूं। देखिए, जो डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझ में आती तो मैं सामान्य भाषा बताना चाहता हूं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रोल प्ले किया है। जब 9 और 10 की रात को पाकिस्तान के कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो खुद शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि 2:30 बजे रात को जनरल आसिम मुनीर ने मुझे बताया कई एयर बेसेस पर इंडिया ने अटैक किया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। तो मतलब सामान्य भाषा में समझिए कि उसने निश्चित रूप से अमेरिका को फोन किया होगा कि दद्दा बचाओ। अब मैं सामान्य भाषा में